तो आप प्रेजेंटेशन लोड कर सकते हैं, मूंग वाला। तो स्टार्ट करेंगे क्या? जी जी, कर सकते हैं। हाँ, तो सभी को नमस्ते। मेरा नाम सौमिक है। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ। अ, तो आज इससे पहले बाजरा और मक्का का भी मैंने किया था प्रेजेंटेशन कुछ हफ्ते पहले। और आज का है मूंग और मोठ के ऊपर। ये दोनों ही दलहन है और काफी सहनशील और पौष्टिक दलहन है। और राजस्थान इसमें बहुत आगे है दोनों फसलों में। भारत में सबसे बड़े पैमाने पे दोनों ये दलहन राजस्थान में उगाए जाते हैं। और भारत विश्व में भी एक नंबर पे है दोनों फसलों में। ये जो चित्र है ये मूंग के जो पेरेंट है, मतलब उनके, चाहे माँ भी बोल सकते हैं या पिता बोल सकते हैं। तो ये जंगली मूंग है जो हमारे जंगलों में अभी भी पाए जाते हैं। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे भी ये मूंग अभी बहुत सारा इसके पौधे निकले हुए हैं। अभी इसके फल फूल तो नहीं हुए हैं, पर पौधे बहुत हैं। कुछ दिन बाद इसमें फूल फल भी आएंगे। और ये मूंग और मोठ दोनों ही हमारे देश के हैं। हमारे देश मतलब ये दक्षिण एशिया में ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। आ, वो तो लाखों साल पहले हुआ होगा। पर इंसान ने इनको डोमेस्टिकेट किया करीबन 5-6 हजार साल पहले। नेक्स्ट स्लाइड। तो दक्षिण एशिया में ये मूंग विकसित हुआ था। और सिंधु सभ्यता में इसके जो अवशेष है ये सब मिले हैं 4,500 साल पहले के। कर्नाटक में 4,000 साल पहले के अवशेष मिले हैं। मतलब ये भारत में काफी पुराने टाइम से ये प्रचलित है। और यहीं का ओरिजिनल पौधा है, यहाँ का ओरिजिनल दाल है ये। तो इसका जो इतिहास है ये बहुत पुराना है और इसका खान पान का जो संस्कृति है वो भी बहुत पुराना है। नेक्स्ट। तो ये जो पौधा है ये कुछ लत जैसा है। इसका जो ओरिजिनल जो पेरेंट है, मतलब इसके जो जंगली रूप है, वो तो एक लत ही है। और इसको जब इंसान ने विकसित किया तो इसका जो ओरिजिनल जो तरीका था एक लत का, वो थोड़ा बहुत अभी भी है। हालांकि नए नए वैरायटीज आए हैं जिसमें इसको कम किया गया है, पर तब भी ये लत जैसा ही है। और लत के जो टेंडेंसी है या उसकी जो लंबाई है वो सब वैरी करता है वैरायटी से वैरायटी। और जो जितने पुराने वैरायटी है या जो जितने उनके पूर्वज से नजदीक है वो उतना ज्यादा लचीला है। जैसे एक किस्म है बही मूंग, वो इस क्षेत्र में होता है मध्य प्रदेश में। वो बहुत ज्यादा लत जैसा ही है वो। तो इसके ये तो एक दलहन है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो इसमें 3 पत्ते आपको देखने को मिलेंगे और गुच्छे में इसमें फूल होते हैं। और ये सेल्फ पॉलिनेटेड है, स्वपरागन होते हैं इसमें। लेकिन इंसेक्ट पॉलिनेशन हो सकता है, इसीलिए एक से ज्यादा किस्म एक ही जगह पे लगाएंगे तो वो क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस है इसमें। किसी भी दाल में है, तो मूंग और मोठ में भी ये है। तो इसके लिए हम लोग को आइसोलेशन मेथड्स या इसके फ्लावरिंग डेट के अनुसार इसको अलग अलग करना होगा। तब ये इसके सीड की प्योरिटी हम मेंटेन कर सकते हैं। इसकी जो सीड है इसके अलग अलग कलर
होते हैं। इसमें सबसे पॉपुलर तो ग्रीन है, लेकिन ये थोड़ा सा ब्लैक वाइट टाइप का एक भी आता है, और ब्लैक ग्रीन येलो ब्राउन इस तरह के अलग अलग कलर्स में आते हैं। और ये काफ़ी पौष्टिक है, इसमें 24 ग्राम प्रोटीन है, मैंने 24% प्रोटीन, और 124 मिलीग्राम कैल्शियम, 7.5 मिलीग्राम आयरन प्रति 100 ग्राम इसमें है। बाकी और भी विटामिन मिनरल्स भी है, पर उल्लेखनीय ये सब है मूंग में। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। हेलो। जी, नेक्स्ट स्लाइड ही है ये। हाँ, ये नेक्स्ट। वैरायटीज। तो ये इसमें कई तरह के किस्में हैं, और इन किस्मों में अगर अंतर करेंगे तो उनका जो हरापन है उसमें कुछ ज़्यादा हरे वैरायटीज होते हैं, पत्ते ज़्यादा हरे या थोड़े से हल्का हरे या मध्यम, इस तरह के कलर का वेरिएशन होता है। या इसके जो फली है वो किस प्रकार के हैं, वो उस पे अंतर हो सकता है, या उसके बीज के रंग में अंतर हो सकता है। तो इसमें जो वाइल्ड है वो सब लोबाटा है, जो मैंने चित्र आपको पहले दिखाया था। तो इसके जो वैरायटीज है, इसमें डिफरेंसेस के चलते हम लोग को अलग अलग कलर्स सीड के दिखते हैं, और इनके प्रॉपर्टीज भी थोड़े अलग है। एनबीपीजीआर जो नेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, 4,393 प्रकार की मूंग वहाँ पे उन लोग मेंटेन कर रहे हैं। और वहाँ से भी किसी को चाहिए तो किसान ग्रुप या किसान अगर वो उन लोगों को चिट्ठी लिखे वैरायटी का डिटेल्स देके, तो वहाँ से भी बीज उपलब्ध हो सकता है। थोड़ा सा ही वो देते हैं, लेकिन उसको फिर हम लोग बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। ये आप देख सकते हैं कि इसमें प्रकार के रंग इसमें होते हैं सीड्स में। जो येलो कलर का होता है, ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन के भी अलग अलग शेड्स हैं। इसमें एक मूंग है जिसको कहते हैं सोना मूंग, जो येलो कलर का होता है। वो सुगंधित भी होता है, जैसे सुगंधित चावल होते हैं जैसे बासमती या कुछ इस तरह की वैरायटीज है। इसको भी जब पकाते हैं तो इसमें सुगंध आता है। तो ये वैरायटी उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में मिलते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर एक जगह में ही मिलता है। उस जगह से बीज लाके जब दूसरी जगह लगाया जाता है, उसके वो मतलब बीज बीज सब होता है, लेकिन सुगंध नहीं रहती है। तो वो क्या, उन वहाँ पे जब बाढ़ आती है तो बाढ़ चले जाने के बाद जो मिट्टी रह जाता है, उस मिट्टी में लगाते हैं। तो वहाँ पे जब लगाते हैं तब वो सुगंध आती है, लेकिन उसी को दूसरी जगह ले जाते हैं तो वो उसका सुगंध नहीं आता है, क्योंकि उसके साथ जो माइक्रोब्स या उसका जो वातावरण जुड़ा रहता है वो नहीं मिल पाता है उनको। इसके बाद बही मूंग के बारे में मैंने बताया, जो इसके थोड़े लंबे दाने होते हैं, लत टाइप का होता है। एक जेट मूंग है, इसकी उपज अच्छी है। कृष्ण मूंग है जो काला होता है। एक भिलसा है। कोपार गांव एक जगह है महाराष्ट्र में, उसके नाम पे एक वैरायटी है। इस तरह करके बहुत सारे, खारगोन ये मध्य प्रदेश, जलगांव महाराष्ट्र में है। तो इस तरह के जगहों के नाम पे भी वैरायटी का नाम दिया गया है। तो आपके वहाँ पे भी राजस्थान में भी पुराने वैरायटीज होंगे जो इधर उनका कुछ नाम होगा या तो जगह के नाम पे होगा। तो वो आप लोग अपने सर्वे या किसानों से पूछ के निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। दूसरे स्टेट्स का है, पर राजस्थान के वैरायटीज के बारे में इतनी जानकारी नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट स्लाइड। तो मैंने ये बताया था कि भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मूंग के विश्व में। 40.38 लाख हेक्टर में यहाँ पे 2022 में लगाए गए थे, और 31.8
31.5 लाख टन प्रोडक्शन हुआ था। यील्ड इसका 780 केजी प्रति हेक्टर है। और सबसे ज़्यादा पैमाने पे राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्रा, गुजरात, बिहार, 70% जो मूंग है वो ये 5 राज्यों से आती है। और इसके अलावा म्यांमार से भी बहुत भारी मात्रा में मूंग की इंपोर्ट की जाती है, क्योंकि हमारे देश में इतनी ज़्यादा मांग है कि हम लोग अपने ही प्रोडक्शन से पूरा नहीं कर पा रहे, और ये बाहर से भी लाना पड़ रहा है। तो ये म्यांमार से जब आता है तब कुछ रेट इधर उधर भी होता है, मतलब कभी उनका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, कभी हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो उसके ऊपर मार्केट का रेट उतार चढ़ाव निर्भर करता है। तो ये इंटरनेशनल जो व्यापार है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें थोड़ा सा रिस्क भी इन्वॉल्व है, क्योंकि सारा चीज़ हमारे देश के प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल में नहीं है। और अगर ये तो नॉर्मल जो कन्वेंशनल तरीके से मूंग लगाते हैं उसमें इतनी यील्ड आती है, लेकिन एसआरआई श्री विधि से भी मूंग लगाया गया है बिहार में। वहाँ पे उन लोगों को 1800 केजी, मैंने 18 क्विंटल हेक्टर में उत्पादन मिला है एसआरआई सिस्टम में। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये मैं बता रहा था कि ये इंडिया में, भारत में कब कब मूंग होती है, और कब लगाया जाता है, कब हार्वेस्ट होती है, और इसके म्यांमार में कैसा होता है। तो म्यांमार का सीजन जो है वो थोड़ा सा अलग है। मैंने हमारा भी उस समय है, लेकिन हम लोग का मेजर प्रोडक्शन जुलाई से अक्टूबर में है, उनका नवंबर से फरवरी में है। तो उनका जब आता है तब हमारे यहाँ उतना मूंग नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर रेट, डिमांड, ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे लगाया जाता है। मूंग तीनों टाइम लगाते हैं लोग, कुछ कुछ राज्यों में। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर में लगाते हैं, कर्नाटक में 3 टाइम लगाते हैं, जुलाई अगस्त में भी, अगस्त सितंबर में भी, दिसंबर जनवरी में। बिहार में भी 3 टाइम लगता है। तो जहाँ पे जिस तरह की सिचुएशन है, जहाँ जिस तरह की सिंचाई की व्यवस्था है, या वहाँ का मौसम कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करके लोग उसको लगाते हैं। और ये सिर्फ मतलब एक दलहन, एक उत्पादन के लिए नहीं, बहुत लोग इसको हरी खाद की तरह, कवर क्रॉप की तरह, मल्चिंग की तरह, सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए, ये सब कारणों से भी लगाते हैं। उसमें उनका मेन ऑब्जेक्टिव वो रहता है कि हरी खाद या तो सॉइल इम्प्रूवमेंट। उसमें उत्पादन थोड़ा बहुत कम भी होता है, तो उनको उससे उतना फोकस उनका नहीं रहता है उत्पादन में। तो वो सॉइल एनरिचमेंट के लिए भी लगाते हैं। जैसे कि क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दलहन जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करता है, उसकी जो बायोमास है, उसका जो अवशेष है, उसमें काफ़ी फास्फोरस रहता है। तो ये सॉइल को इम्प्रूव करते हैं। तो इस पर्पज से भी मूंग लगाया जाता है। नेक्स्ट। तो इसके लिए थोड़ा सा उच्च तापमान की ज़रूरत है, और मध्यम नमी, और मध्यम वर्षा। बहुत अधिक वर्षा, बहुत अधिक पानी, या बहुत ठंड, इस तरह के कंडीशन में मूंग नहीं हो पाती है। ये थोड़ा सा, इसको ये सब कम नमी चाहिए, वर्षा भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और पानी नहीं जमनी चाहिए। पानी अगर जम गया तो वो सारा उनका मूंग वो खराब हो जाते हैं। तो 600 से 800 मिलीमीटर वर्षा ज़रूरत है, और ये काफ़ी सूखा सहनशील है। और पानी जमने से इसमें नुकसान होता है, जो मैंने पहले ही बताया। तो ये इस तरह का एक फसल है। तो इस ये इन सब कंडीशंस को देखते हुए हम लोग को लगाना चाहिए। और उस तरह के मौसम में भी लगाना चाहिए जब बहुत ज़्यादा अधिक वर्षा या पानी जमने की स्थिति, इस तरह का सिचुएशन ना आए, क्योंकि उसमें फिर नुकसान हो सकता है। इसीलिए पूर्व भारत में बहुत लोग मूंग खरीफ में नहीं लगाते, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पानी हो जाता है या पानी जमने की स्थिति हो जाती है। तो वो लोग ज़्यादा गर्मी के टाइम उसको लगाते हैं,
खरीफ में वहाँ नहीं लगाते ये लोग। नेक्स्ट। तो इसके लिए बहुत ऐसा कुछ बहुत अच्छी मिट्टी या अच्छी जमीन ऐसे जरूरत नहीं है। ये तो खुद ही जमीन को और अच्छा करने वाला फसल है। तो इसमें हल्की मिट्टी चाहिए होती है जिसको हम लोग लोमी सॉइल कहते हैं। और वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, क्योंकि पानी, मैंने बताया कि पानी जमने से वो जो जड़ में जो सांस लेने का प्रक्रिया चलता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो सरवाइव नहीं कर पाते। धान जैसा नहीं है कि धान तो पानी में भी सरवाइव करते हैं, ये नहीं करते। और कीचड़ वाली मिट्टी, ये सब इसके लिए उपयोगी नहीं है। इसमें मिट्टी की जो पीएच कहते हैं वो करीबन न्यूट्रल हो तो अच्छा है। हालांकि थोड़ा सा एसिडिक होने से भी चलेगा, पर 7 के आसपास पीएच जब होता है सॉइल का तो उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ये इसको जब इसकी जब जमीन तैयारी करते हैं तो जितने भी इसका पहले के फसल या कोई पौधे के जो ठूंठ वगैरह होते हैं उसको अच्छे से सफाई करना जरूरी होता है। और इसमें जैविक तरीके से 15 से 20 ट्रॉली प्रति हेक्टर ये रिकमेंडेड है, गोबर गोबर खाद। और इसके अलावा आप और जो डालना चाहते हैं वो मतलब किसान के क्षमता के ऊपर है। वो वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, ऑयल केक्स डाल सकते हैं, या वो घन जीवामृत डाल सकते हैं, कंपोस्ट डाल सकते हैं। इस तरह की चीज़ें वो यूज़ कर सकते हैं। बाद में हम लोग जब जब वीडिंग करेंगे, जीवामृत या अमृत पानी या जो भी कोई लिक्विड जो हमारा मैन्योर है, कंपोस्ट टी है, ये सब हम लोग यूज़ करेंगे 2 बार 3 बार। तो उससे क्या होगा कि और अच्छे से मूंग की फसल हो पाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत लोग इसको जो मतलब पारंपरिक तरीके से देखे तो बहुत ज़्यादा कोई इसमें खाद और वो सब नहीं डालते थे। वो अपने ही जो सॉइल का रिमेन्स थे उसी से हो जाता था। पर आप डालेंगे तो और अच्छा से होगा, स्पेशली ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसको डालने से जितना डालेंगे फसल भी अच्छी होगी और मिट्टी भी अच्छी होगी। नेक्स्ट। तो बीज का दर अगर देखा जाए तो खरीफ में थोड़ा कम डाला जाता है और गर्मा या रबी में ज़्यादा डाला जाता है। तो इसमें 12 से 16 किलो उपचारित बीज, उपचारित कैसे करेंगे, जो बीज बीज अमृत है या गोमूत्र, इस तरह के अलग अलग तरीके हैं, वो सभी फसलों में काम आते हैं। उससे हम लोग बीज को उपचारित कर सकते हैं 12 से 16 किलो प्रति हेक्टर। और इसको कतार लाइन में अगर लगाएंगे तो 45 सेंटीमीटर की दूरी से कतार से कतार लगाते जाएंगे। और गर्मी में लगा रहे तो 20 से 25 किलो प्रति हेक्टर। और उस समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर होगी। तो मौसम के हिसाब से इसका बीज दर और इसके रो टू रो सेपरेशन अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि खरीफ में बारिश होती है तो उस समय ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, तो उसको देखते हुए ये सब कुछ परिकल्पना की गई है। और कुछ लोग तो ऐसे ही उसको छींट देते हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली सीड रेट ज़्यादा होता है। पर अगर हम लाइन से करेंगे तो यील्ड जो है, उत्पादन थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। और एसआरआई भी इसका मैंने बताया, एसआरआई भी किया गया था बिहार में, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा यील्ड आया है। और उसमें बीज बहुत ही कम लगे। पर वो सब जगह शायद संभव नहीं है, या कोई नए जगह पे जहाँ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वहाँ पे हो सकता है कि शुरू में दिक्कत हो। पर इसको कहीं ना कहीं आप लोग ट्रायल करके देख सकते हैं, कोई एक किसान के साथ कोई एक छोटी सी जगह में, कि एसआरआई अगर मूंग में करते हैं तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है उसका। नेक्स्ट। सिंचाई की तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होती है जब खरीफ में लगाते हैं, पर अगर वर्षा बहुत ज़्यादा कम हो गया, एकदम बहुत ज़्यादा सूखा हो गया, जो कि आजकल मौसम में बदलाव आ रहा है, तो तब हो सकता है कि सिंचाई करना पड़े। लेकिन ऐसे
खरीफ में सिंचाई की जरूरत नहीं होती। हाँ, लगाने के टाइम पे उस समय अगर वर्षा नहीं हो रही है या कुछ बहुत ही सूखा जैसा है, तो उस समय बुआई के समय सिंचाई थोड़ी बहुत करना पड़ेगा। और उससे पहले एक वर्षा से पहले तो उस समय भी लोग सिंचाई करके थोड़ा प्लाविंग वगैरह करते, मैंने जुताई वगैरह करते। तो ये दो है इसमें खरीफ में। पर बहुत ज़्यादा ये मैंने एज सच ये कोई मैंडेटरी नहीं है ये, आपके वहाँ के सिचुएशन के ऊपर वैरी करेगा। और लेकिन हाँ, अगर रबी और गर्मी में लगाएंगे तो फिर तो सिंचाई करनी पड़ेगी। तो रबी में आइडियली 2 हफ्ते पर और गर्मी में 10 दिन पर। लेकिन कई लोग ऐसे नहीं भी करते हैं, वो काफ़ी गैप दे दे के सिंचाई करते हैं, या तो नहीं सिंचाई ही नहीं करते क्योंकि उनके पास साधन ही नहीं होता है। तो उसमें भी ईल्ड आता है, तो ईल्ड थोड़ा कम हो जाएगा। पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ होगा ही नहीं। आ, और कोई कुछ कुछ लोग तो ग्रीन मैन्योर या मल्चिंग के लिए लगाते हैं, तो उनके लिए ईल्ड इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इरिगेशन के समय पानी जमना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि पानी नहीं सहन करते हैं। और आजकल तो राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वहाँ पे भी अगर ऐसा पानी वानी जम गया तो वो मूंग के लिए हानिकारक हो जाएगा। नहीं, इसमें 2 बार निंदाई करना चाहिए आइडियल केस में, 20 से 25 दिन। कोई भी एक्चुअली फसल हो, उसको 20 दिन में एक बार निंदाई तो करनी ही चाहिए। मतलब सिर्फ ये तो एक बहुत, जो बुजुर्ग किसान होते हैं वो बताते हैं कि 20 दिन में आपको करना है। सिर्फ मूंग के लिए नहीं, कई और जितने भी फसल है। और दूसरी 35 से 40 दिन पर। और जब भी हम इसकी निंदाई करते हैं, जीवामृत भी छिड़काव करें, तो वो उसके लिए और अच्छा रहेगा। उसमें जो माइक्रोबियल कल्चर से वो मिट्टी में जाएगा, और वो वहाँ पे उनको और सपोर्ट या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। प्लस ये फोलियर स्प्रे जैसा भी होता है, तो इसमें क्या पत्तों से भी कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, माइक्रोब्स का भी और न्यूट्रिएंट्स का भी। और ये फली जब थोड़ा बहुत सूखने लगे तो इसकी कटाई हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी सूखने नहीं देना है। नहीं तो क्या, वो फली खुल जाते और दाने गिर जाते, तो वो फिर काफ़ी लॉस हो जाता है। तो ये भी कई जगह में प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी कभी किसान ध्यान नहीं देते हैं, तो वो खुल जाते हैं और वो लॉस हो जाता है। मतलब ये नए जहाँ पे लोगों को उतना आइडिया नहीं है मूंग के बारे में, वहाँ इस तरह की चीज़ें होती है। नेक्स्ट। तो कटाई के बाद इसको बंडल करके खेत में ही 2-3 दिन रख दिया जाता है सूखने के लिए। उस समय तो बारिश वारिश नहीं होती है, तो वो सूख जाते हैं। फिर वो उसको ले आते हैं कोई जगह पे, और वहाँ पे उसको, अभी तो मशीन्स मशीन्स भी होंगे, लेकिन जो पारंपरिक तरीका था और वही तरीका अभी कई जगहों में फॉलो भी हो रहा है, वो डंडे से पीट के दाने को निकाल देते हैं, या फिर बैलों से मिसाई करते हैं। और उसके जो अवशेष वगैरह बचते हैं, छिलका और भूसा और ये सब, तो वो सब पशु खाद्य में बहुत उपयोगी है, क्योंकि उसमें काफी सारा प्रोटीन रहता है, तो वो उसमें चला जाता है। और मूंग का रख रखाव में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े भी लग जाते हैं। तो पारंपरिक जो तरीका है, इसको रेत के साथ मिक्स करके रखते थे, क्योंकि मूंग के दाने के बीच में जो जगह होता है, जब हम मूंग को किसी बोरे या बर्तन में डाल देते, तो उनके बीच में एक जगह हो जाता है, मैंने 4 दाने के बीच में छोटी सी जगह होती है। तो वो जगह में वो कीड़ा वो बैठ के उसको छेद करते रहता है। तो वहां पे वो रेत का कण चला जाता है, जिसके चलते वो कीड़ा फिर बैठ नहीं पाता है। तो ये इस तरीके से वो बचाव करता है। और तेल भी लगाने से क्या, उसके गंध से या उसका जो टेस्ट खराब हो जाता है, तो उससे भी कीड़े नहीं आता। इमली के बीज डालने का भी परंपरा है। नीम के पत्ती या निर्गुंडी के पत्ती, इस तरह चीजें भी डाला जाता है। ये
कीड़े से बचाने के लिए, और बीच बीच में उसको निकाल के धूप भी दिखा सकते हैं। तो ये सब, क्योंकि हाँ नमी जितनी रहेगी तो वो फिर कीड़े लगने का चांसेस ज़्यादा है, तो उसका धूप दिखाना भी जरूरी है। तो ये सब तरीके से इसका भंडारण किया जाता है। हाँ नेक्स्ट। तो इसमें बीमारी भी कुछ कुछ है, बीमारी कीट। अ, ये एक्चुअली डिपेंड करता है हम लोग कैसे मूंग को लगा रहे हैं, या हमारा बीज कैसा है, वैरायटी कैसा है, या वातावरण, मौसम, पानी जम रहा है, कुछ हो रहा है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो कई बार कोई भी बीमारी या कोई भी कीट भी नहीं होते हैं, और कभी कभी होते भी हैं। तो ये इसमें जो मेन मेन डिजीज है, ये मोजाइक वायरस है, जिसमें आप लोग देखेंगे पत्ता पीला पीला टाइप का धब्बा धब्बा जैसा हो जाता है। ये कई दलहन में होता है और फसलों में भी होता है। तो ये काफी कॉमन एक वायरस है, येलो मोजाइक वायरस। इसका ये अफेक्ट करता है मूंग को। और एक होता है लीफ कर्ल, जो मिर्च वगैरह में आप लोग देखते हैं, वो उसके पत्ते ऐसे मुड़ जाते हैं। लीफ कर्ल वायरस, ये भी वायरस है। एक स्टेम रॉट है, जो नीचे से वो उसका तना सूखने लगता है, मर जाता है। फिर एक एंथ्रेक्नोज है, ये फंगल डिजीज है। इसमें काले काले धब्बे हो जाते, पत्ता जैसे थोड़ा जल जल गया है ऐसा लगता है। तो ये सब डिजीजेस है। और कीट के अंदर एक हेयरी कैटरपिलर है, जो पत्ते के नीचे वो लोग छुप के रहते हैं, और वहां से उसको खाते रहते हैं और खराब करते हैं। जैसिड्स भी होते हैं, बहुत छोटे छोटे कीट है, ये रस पी लेते हैं। और ये हॉपर है, ये भी रस वगैरह पीते हैं। इनके लार्वा जो है पत्ते को खा जाते हैं। तो ये सब कीट वगैरह है। तो ये जनरली जो बहुत ज़्यादा केमिकल फार्मिंग, या ये मॉडर्न जो आधुनिक बीज, या अगर एकल फसल बहुत ज़्यादा पैमाने पे लग रहा है, या तो कुछ वातावरण में ऐसे कंडीशन है, तो वो ये सब का प्रकोप होता है। लेकिन अगर हम लोग ये 5 पत्रों का घोल जो है, इसको हम लोग यूज करेंगे रेगुलरली, मतलब बीमारी आए, कीड़े आए या नहीं आए, एज अ प्रिकॉशन इसको हम लोग स्प्रे करते रहेंगे, तो ये सब बीमारी ना आए। हो सकता है कि ना आए, और अगर आए भी तो फिर उसका भी उपचार इसमें से हो सकता है। हाँ, लेकिन उसके बाद भी अगर हमने डाला, 2-3 बार डाल दिए, उसके बाद भी कुछ असर नहीं हो रहा है, तो तब उस स्पेसिफिक केस में फिर देखना पड़ेगा। लेकिन ये प्रिकॉशंस हम लोग को लेने हैं। वायरस, बैक्टीरिया और फंगल डिजीजेस के लिए ये छाछ जो है बहुत कामयाब है। तो वो भी डाल सकते हैं, उसको डाइल्यूट करके 10%, जो पुराना हो। जो ज़्यादा खट्टा हो जाता है, लोग उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो वो ये सब एग्रीकल्चर फसलों के काम में आ सकता है। तो कोई भी फसल में बैक्टीरियल, फंगल, वायरल बीमारी लगे, तो दूध के प्रोडक्ट्स, मतलब कि छाछ हो गया, लस्सी हो गया, दूध माने अपने माने प्योर फॉर्म में, वो भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ये इस तरह के बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए। और बाकी जो बीमारियां हैं, ये इंसेक्ट्स का, इसके लिए 5 लीफ एक्सट्रैक्ट है। तो इसमें हम लोग का नीम रहता है, और आँख रहता है, मतलब आपके वहाँ कुछ और होगा। वो अलग अलग जो 5 थोड़े जहरीले टाइप के पत्ते होते हैं, जिसको गाय बकरी नहीं खाते हैं, जिसमें दूध जैसा निकलता है, तो उस तरह के पत्तों का मिश्रण से बनाया जाता है गोमूत्र के साथ। तो वो इसमें कामयाब होंगे। नेक्स्ट। इसमें मिश्रित खेती की जाती थी पहले। अभी भले ही लोग उसको ज्यादा एकल भी लगा रहे, लेकिन जो पारंपरिक तरीका था, जैसे अलग अलग राज्यों में मोठ के साथ ज्वार बाजरा कपास इसके साथ लगाया जाता था, मिलेट्स के साथ लगाया जाता था, उड़द के साथ। और इसको ये राजस्थान में भी मिलेट्स के साथ लगाया जाता था। और ये जो पूर्व भारत है या दक्षिण भारत है, वहाँ पे इसको रिले फसल की तरह यूज करते थे। मतलब जब धान लगी हुई है, धान के मने पकने से पहले ही इसको डाल दिया जाता था, और धान
कट के निकल जाता था, फिर इसका फसल आ जाता था। तो ये रिले फसल की तरह यूज होते थे। मक्का, तिल, अरहर के साथ भी लगाए जाते थे। तो ये मिश्रित खेती करेंगे तो ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि उसमें रिस्क भी कम हो जाता है। अगर मूंग नहीं हुआ तो कुछ और हो गया, और दूसरा चीज नहीं हुआ तो मूंग हो जाएंगे। दूसरा, मूंग नाइट्रोजन फिक्स करता है, जो जो अनाज या और फसलों को उपलब्ध कराता है, मिट्टी को भी उर्वरक बनाता है। और ये कीट बीमारी, इनका जो इफेक्ट है ये भी काफी कम हो जाता है, और आपको एक बैलेंस्ड फूड भी मिल जाता है, प्रोटीन भी मिलता है, दूसरे चीजों से कार्बोहाइड्रेट या फैट या ये सब चीजें मिल जाती है। तो मिलेट्स की बात तो पहले भी हुई है। तो मिलेट्स की खेती भी बहुत प्रमोट किया जा रहा है, तो उसके साथ भी इसकी खेती हम कर सकते हैं। नेक्स्ट। और इसमें अलग अलग क्रॉप रोटेशंस भी पॉसिबल है। मूंग के बाद सरसों लगाया जाता है, मूंग के बाद सैफलावर, जो वो कुसुम भी बोलते हैं इसको, तेल, ऑयल सीड है। इसके साथ अलसी, गेहूं, मूंग, मक्का, गेहूं, ये भी एक रोटेशन है। धान के साथ है, फिर आलू के साथ है। इस तरह के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रोटेशनल क्रॉपिंग पैटर्न्स इवॉल्व हुए हैं, जो लोग इस तरह भी करते हैं। और इसमें फिर अगले फसल को बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब मूंग से उपलब्ध हो जाता है उन अगले फसलों को। Next। और एक चीज और होता है कि वो कवर क्रॉप, मतलब पूरी टाइम, ऑल राउंड द ईयर, वो कवर्ड रहता है सॉइल। तो उससे भी सॉइल इरोशन या सॉइल का जो माइक्रो क्लाइमेट है, वो सब मेंटेन्ड रहता है उसका। ये हमारे जो रीजनरेटिव फार्मिंग का 5 प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल है कि सॉइल को कवर करके रखना है। तो अगर साल भर हम सॉइल कैसे कवर कर सकते हैं, तो मूंग उसमें एक कार्यरत फसल है जो सॉइल को कवर कर सकता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ। तो ये मूंग तो हम लोग जानते हैं कि इसका सबसे बड़ा उपयोग दाल में है, और इसकी फली की सब्जी भी कहीं कहीं खाए जाते हैं। कि इसको एक आटा जैसा बना के सत्तू बनाया जाता है, मतलब इसको रोस्ट करके इसका पाउडर बनाया जाता है। पशु खाद्य के भी बहुत सारे उपयोग है। औषधि भी है। कोई भी बीमार व्यक्ति जो बहुत दिन बीमार है, उसको जो पहला जो खाना दिया जाता है वो मूंग की खिचड़ी या मूंग की दाल, इस तरह की चीजें दिया जाता है। तो ये औषधि का काम भी करता है। साबुन के रूप में भी यूज होता है इसके पाउडर। और हरी खाद, कवर क्रॉप, ये सब भी इसके यूजेस है। प्लस इसके बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेस है जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। तो मूंग के ये सब उपयोग है, और इस तरह से हम लोगों को बेनिफिट करता है। तो मेरे ख्याल से यही था लास्ट वाला, मूंग का। हाँ, नेक्स्ट। ये लास्ट है। हाँ, नेक्स्ट। हाँ। तो अभी हम लोग मोट के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा, बहुत डिफरेंट नहीं है, इसी तरह का ही है, पर वो बताएंगे। पर आप लोगों के अगर कुछ कुछ डाउट है या कुछ प्रश्न है तो अभी भी बात कर सकते हैं, या बाद में भी बात कर सकते हैं, कैसे करेंगे? अभी ही ले नहीं, लेते हमारे हैं। क्वेश्चन अभी जो आपने क्वालिटी बताई है। जी। हेलो, आवाज आ हाँ। रही है मेरी? जी। जैसे अभी आपने क्वालिटी बताई ना कि हम इस क्वालिटी, तो वो किस स्टेट के लिए अभी आपने ये किया था? क्वालिटी मतलब कौन सी क्वालिटी? मूंग की, हाँ, वो किस की, मतलब कौन सी क्वालिटी का हम बोल सकते हैं अभी आपने 8-10 हाँ, हाँ, वेराइटी। हाँ। मूंग के, तो वो कौन से स्टेट हाँ, को वो ये अलग अलग कर, किस स्टेट्स के थे। जैसे ये सोना स्टेट में मूंग जो लगने? है, ये तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का है। और ये वहाँ का जो, वहाँ पे भी हाँ, हर जगह नहीं होता है। वहाँ पे भी जब उसी राज्य में एक जिला से दूसरे जगह हाँ,
दूसरे जिला ले जाते हैं तो उसका वो होने का तो होता है, हम्म मूंग तो होता है, लेकिन उसका सुगंध नहीं रहता है। तो ये मैं बोल रहा था कि उसमें जो मिट्टी के जो हम्म वो रहते हैं जीवाणु, और वहाँ का जो वातावरण, उस पे निर्भर करता है उनका सुगंध। हम्म तो वो चेंज हो जाता है तो वो फिर नहीं हो पाता है। इस तरह अलग अलग जगह में अलग अलग मूंग है। अब हम मैं यही बोल रहा था कि राजस्थान में कौन सी किस्म है, इसके बारे में आप लोग ज़्यादा बता पाएंगे, तो आप लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। मतलब इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। तो इसका अगर आप लोग दस्तावेज बना सकते, डॉक्यूमेंट्स बना सकते, उसका वैरायटीज क्या क्या है, उनके नाम क्या है, उनका इतिहास क्या है, उनका चरित्र, उनके गुण, तो वो एक अच्छा एक कुछ हो पाएगा, जिससे और वहाँ के लोगों को भी फायदा होगा या दूसरे स्टेट्स को भी फायदा होगा। अभी जो आपने टोटल वैरायटी बताई है सभी उड़ीसा के लिए कि और अदर स्टेट में भी फॉलो हो सकता है? नहीं, मैंने तो जो तरीका बताया खेती का वो तो कहीं भी फॉलो हो सकता है। आपके वहाँ के लिए तो खरीफ वाला मूंग ही लगता है, बाकी जो दूसरे स्टेट में लोग समर में भी लगाते, रबी में भी लगाते, वो सिंचाई के ऊपर या वहाँ का सॉइल मॉइस्चर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आपके एरिया में तो खरीफ वाला लगता है ज़्यादा, तो वो वाला आप लोग लगा सकते हैं। और किसी के पास अगर इरिगेशन या वैसे कंडीशंस है तो वो बाद में भी लगा सकते हैं। तो वो तो आप लोगों का स्पेसिफिक वहाँ पे जो सिचुएशन है उसके ऊपर है, लेकिन राजस्थान कॉन्टेक्स्ट में तो खरीफ में ही ज़्यादा लगता है। और दूसरे ईस्टर्न साइड में या सदर्न साइड में वहाँ दूसरे सीजन्स में ज़्यादा लगता है। ये जो एक मैंने स्लाइड पहले भी दिखाया था, वो वाला स्लाइड दिखाइए, ये बाद है शायद, वो सीजन्स का। सीजन वाला। हाँ, हम्म, इसके बाद ये नहीं, शायद पहले होगा था वो जिसमें इससे मिट्टी पहले था का। अभिषेक। हाँ। हाँ, ये तो इसमें देखिए जुलाई से लेके अगस्त, जुलाई अगस्त में खरीफ में लगाना है, मतलब ये वाला टाइम जो है। और एक टाइम है आपका अक्टूबर में, एक टाइम है आपका जनवरी फरवरी में। तो ये जनवरी फरवरी और अक्टूबर वाला जो टाइम है ये दूसरे स्टेट्स में लगता है। यहाँ पे आपके स्टेट में जुलाई अगस्त वाला टाइम है, और म्यांमार का फिर अलग टाइम है। तो वो मैं दिखा रहा था कि किस तरह साल भर मूंग की सप्लाई मेंटेन करने के लिए अलग अलग टाइम पे मूंग भारत में और दूसरे देश में लगाए जाते हैं, और उसकी कब हार्वेस्टिंग भी होती है वो इस टेबल से पता चल रहा है। तो जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पे पानी जमने का या सड़ने का चांसेस रहता है, इसीलिए वो लोग जो वर्षा के बाद वाला टाइम है उसमें ज़्यादा लगाते हैं। और इसके वैरायटीज भी अलग अलग होते हैं, मतलब वो गर्मी वाला वैरायटी कभी कभी लोगों ने बारिश में लगा दिया और वो फिर उतना काम नहीं किया, ऐसा भी होता है। जी, और के कुछ सवाल मूंग को लेके? ठीक है, फिर हम मोठ पे चल सकते हैं। इसका प्रेजेंटेशन। तो मोट जो फसल है वो तो बहुत टिपिकली राजस्थान का ही है, दूसरे स्टेट्स में उतना नहीं है। 98% मेरे ख्याल से मोट राजस्थान में ही होता है। तो ये बहुत ही लोकलाइज्ड एक फसल है। उसका कारण भी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सूखा सहनशील है, और ये बहुत ही मार्जिनल रेतीली टाइप जो लाइट सॉइल होता है उसमें होता है। तो ये बहुत रिजिलियंट फसल है।
और वहाँ की जो कंडीशन है उसके हिसाब से अनुकूल है। इस दाल के बारे में तो बहुत लोग दूसरे स्टेट्स में जानते भी नहीं है। हालांकि अभी वो जो हम लोग खाते हैं, वो चनाचूर और वो सब दालमूट में तो ये पूरा रहता है, लेकिन लोगों को उतना आइडिया भी नहीं है इसके बारे में। ये बाकी स्टेट्स के लिए बहुत नया है, पर राजस्थान में 98% इंडिया का प्रोडक्शन वहाँ पे हो रहा है। तो ये मोट भी हमारे देश का है, या दक्षिण एशिया की, कि पाकिस्तान वगैरह में भी है। तो ये इस एरिया का ओरिजिनल फसल है, और यहाँ से दूसरे देशों, दूसरे महादेश जैसे अफ्रीका या आपका यूरोप में भी ये फैला है। तो ये बहुत ज़्यादा सूखा सहनशील, मैंने बताया 850 मिलीमीटर बारिश में हो जाते हैं ये। और ये जो है, ये इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मूंग से कम है, 1 फीट जैसा। और इसमें भी फूल पीले होते हैं, इसमें भी स्वपरागन होता है। लेकिन वही इंसेक्ट पॉलिनेशन पॉसिबल है, तो इसीलिए इसको भी अगर हम अलग अलग वैरायटी एक साथ लगाएंगे तो वो क्रॉसिंग के चांसेस है। और इसके भी सीड के अलग अलग रंग होते हैं, जैसे मूंग के अलग अलग रंग है, ये सब अलग अलग सब वैरायटीज है। इसके सीड का रंग भूरा हो सकता है, कबरा हो सकता है, हरा या काला हो सकता है। इसमें भी काफ़ी प्रोटीन है, 23.6 लगभग मूंग जैसा ही। कैल्शियम का मात्रा मूंग से ज़्यादा है, 202 मिलीग्राम, और आयरन की मात्रा भी मूंग से ज़्यादा है, 9.5 मिलीग्राम। और ये फसल बहुत अच्छा फसल है मिट्टी का कटाव रोकने के लिए। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंडी सॉइल है और विंड इरोशन हो रहा है, वहाँ पे इसको लगाएंगे तो मिट्टी का कटाव भी रुकेगा। और ये कवर क्रॉप और हरी खाद की तरह भी यूज होता है, क्योंकि ये भी एक दलहन है, तो ये नाइट्रोजन भी फिक्स करता है और ये फास्फोरस भी प्रोवाइड करता है। तो जितने भी चीज़ें जो मूंग में मैंने बताया था, वो सब मोट के लिए लागू होता है। लेकिन मोट और ज़्यादा सहनशील है, और ज़्यादा टफ कंडीशंस में ये हो सकता है। और इसकी न्यूट्रिएंट्स भी थोड़े बहुत मूंग से ज़्यादा है, या मूंग के जैसा ही है। लेकिन इस फसल को उतना ज़्यादा मतलब लोग माने दूसरे राज्यों में नहीं उगाते हैं और जानते भी नहीं है। पर ये आपके स्टेट के लिए बहुत अच्छा फसल है। नेक्स्ट। तो ये तो मैंने बताया कि हल्की और कम उर्वरक मिट्टी में होती है, लाइट सैंडी लोम सॉइल अगर इसको टेक्निकल उसमें कहेंगे। और ये मध्यम वर्षा, इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। और फिर वही बात है कि पानी अगर जम गया तो इसमें नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट। इसमें भी अलग अलग किस्म है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल्स मेरे को मिल नहीं पाया। इस पे भी आप लोग अगर कुछ रिसर्च कर सकते हैं, लोकल क्या क्या वैरायटीज है और उसके क्या गुण है, उसके क्या फायदे हैं, तो वो भी एक अच्छा दस्तावेज बनेगा। तो इसमें काली, हरी, मेथी, इस तरह के वैरायटीज कुछ है, कुछ रिलीज्ड वैरायटीज भी है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट। तो इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, और वर्ल्ड में 13.17 लाख हेक्टर में होता है, 4 लाख मीट्रिक टन प्रोडक्शन होता है। और 300 केजी प्रति हेक्टर करीबन इसका ईल्ड है। ईल्ड तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह के कंडीशंस में ये उग रहा है उसके लिए अच्छा है। कई बार हम लोग ईल्ड देख के थोड़ा सा वो हो जाते, परेशान हो जाते, लेकिन उसके साथ हमें कंडीशंस भी याद रखना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर मैंने बताया राजस्थान, और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी होता है, लेकिन वो बहुत ही कम, मतलब वो समझ लीजिए 2 या 3% है। राजस्थान मेन है इसका। और उसमें भी ये सब डिस्ट्रिक्ट्स जो है, चूरू, गंगानगर, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, जोधपुर, सीकर, ये सब एरिया में इसका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट।
इसमें कोई एसआरआई वगैरह नहीं हुआ है तो उसका पता नहीं, वो आप लोग करके देख सकते हैं कि क्या उसके रिजल्ट है। तो इसकी जो खेती का तरीका है, तो ये भी मिश्रित खेती किया जाता है। ये मतलब ज्वार बाजरा के साथ खरीफ में, ये खरीफ में ही लगता है, ये इसका कोई रबी और समर वाला नहीं है। कपास के साथ भी इसको लगाते हैं, या कोई फॉडर क्रॉप के साथ भी लगाते हैं इसको। और या मोनोक्रॉपिंग भी इसका होता है। तो अगर मोनोक्रॉपिंग करते हैं तो 10 से 15 किलो प्रति हेक्टर सीड रेट रहता है इसका। मिश्रित करते हैं तो 9 से 14 किलो प्रति हेक्टर। और प्रत्येक छठवें कतार में इसको लगाते हैं। बाकी कतारों में मान लीजिए ज्वार बाजरा या कुछ और रहता होगा, तो उसके जो 6th रो है उसमें मोट आ जाएगा। इस तरह सिस्टम में लगता है। और इसके लिए लैंड प्रिपरेशन तो जैसे नॉर्मल सभी फसलों के लिए होता है, 2-3 बार आपको अच्छे से प्लाउइंग करना है, लेवलिंग करना है, उसके बाद इसकी सोइंग करनी है। कुछ लोग तो ऐसे ब्रॉडकास्ट भी कर देते हैं। और बीज को छीट कर या कतार से कतार, और कतार से कतार की जो दूरी है 30 सेंटीमीटर या 1 फीट की दूरी है इसमें। तो ये मेनली इसका खेती का तरीका है। नेक्स्ट। और इसमें तो ज़्यादा कोई वीडिंग वगैरह ये सब नहीं करते, पर वीडिंग करने से तो अच्छा होगा। हालांकि मिक्स्ड क्रॉपिंग है तो उसमें दूसरे फसलों के लिए लोग वीडिंग करते ही है, तो इसकी भी वीडिंग हो जाती है। पर जब ऐसे ही इसको लगाया जाता है, ब्रॉडकास्ट कर दिए, मतलब ये बहुत ही रेजिलियंट और इतना हार्डी क्रॉप है कि लोग बस इसको पहले जमाने में बस छींट दिए और फिर काटने के लिए जाते थे। बीच में क्या हुआ कोई किसी को मतलब नहीं रहता था। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं इसको। तो ये काफी हार्डी है। हालांकि उस तरह खेती करेंगे तो यील्ड हो सकता है कम आएगा, पर ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आएगा। तो इसकी फसल की हार्वेस्टिंग अक्टूबर नवंबर में होती है। इसका पौधे को पूरा निकाल दिया जाता है और फिर उसी तरह बंडल बना बना के रख दिया जाता है। सूख जाने के बाद इसको फिर डंडे से पीट के या बैल से इसकी मिसाई करके इसका वो दाने निकाले जाते हैं। और फिर दानों को सुखा के फिर उसी तरह जैसे मूंग में हम स्टोर करते उसी तरह उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये इसका सिस्टम है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कुछ है नहीं। मतलब ये एक्चुअली इस क्रॉप पे ज़्यादा कुछ काम ही नहीं हुआ है, तो ये जो ट्रेडिशनल जो चल रहा है उसी तरह चल रहा है। तो आप लोग अपने वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके भी देख सकते हैं कि इसको इस तरह लगाए तो क्या होगा, या मिक्स करेंगे तो क्या होगा, अगर एसआरआई टाइप करते हैं तो क्या होगा। ये सब नए उपलब्धियाँ होंगी, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है। नेक्स्ट। और ये इसके भी मूंग जैसे ही उपयोग है। इसका हरी फली की सब्जी खाई जाती है, दाल बनता है, सत्तू बनता है। ये सबसे ज़्यादा दाल मोठ में इसका यूज़ होता है, जिसमें मोठ के साथ और भी चीज़ें मिक्स रहते। और पशु खाद्य में भी इसका यूज़ होता है, लेकिन वो मेनली बैल के लिए। इसको गाय को देते तो मिल्क में थोड़ी कमी वगैरह आ जाता है, तो लोग इसको अवॉइड करते हैं। उसमें कुछ एक उपचार करते हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, शायद बॉईल करते या कुछ करते, तब वो गाय को भी दे सकते हैं। और जनरली एनिमल फैटनिंग के लिए तो बैल या इस तरह के जो माने काम करने वाले एनिमल्स है, उनको ये दिया जाता है। हाँ, अभी तो खैर कितनी इसकी खेती होती है, कितने बैल का उपयोग होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये इसका ट्रेडिशनल यूज था। नेक्स्ट। नेक्स्ट। यही हो, लास्ट होगा। अच्छा हाँ, थोड़ा सा है। तो ये डिजीज पेस्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगते हैं, मतलब ऑलमोस्ट नहीं लगते हैं। लेकिन तब भी ये जो हमारे मोजाइक वायरस है, ये तो लग सकता है। और मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, ये हो सकता है। लीफ स्पॉट, ये सब डिजीजेस हो सकते हैं इसमें। सेरकोस्पोरा लीफ स्पॉट, ये फंगल डिजीज है, वायरस है, मिल्ड्यू है। बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हार्डी है, लेकिन हो सकता है। अगर हुआ तो फिर वही हमने बताया कि पहले से ही आपको 5 लीफ एक्सट्रैक्ट ये सब डालते जाना है, तो उसमें डिजीज पेस्ट आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर आते भी है तो वो भी एक उपचार है। दूसरा, वायरस और फंगल डिजीज के लिए मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि छाछ
लस्सी, दूध, इस तरह की चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। दूध जब हम यूज करेंगे तो रॉ मिल्क, मतलब बिना उबाला हुआ, उबालने के बाद उसका जो वो सब रहते माइक्रोब्स वो खत्म हो जाते हैं, तो उसका यूज उतना नहीं होता है। तो रॉ मिल्क यूज करना चाहिए, डाइल्यूटेड 10%। तो इससे ये सब बीमारी की कंट्रोल हो सकता है। नेक्स्ट। आई गेस ये लास्ट है। ओके, तो ये मोट के बारे में था। और अभी फिर कुछ प्रश्न है, चाहे मूंग का या मोट का, तो आप लोग बता सकते हैं। किसी के कुछ सवाल? ये दोनों ही काफी अच्छे फसल है, कुछ काफी कम दिन का फसल है, काफी रेजिलिएंट है, न्यूट्रिशस भी है, सॉइल को मैंने हर तरह से। ये देखिए, ये सॉइल के लिए भी खाना प्रोवाइड कर रहा है, एनिमल्स के लिए भी प्रोवाइड कर रहा है, ह्यूमंस के लिए भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये तीनों लेवल पे फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, एनरिच कर रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, रेजिलिएंट भी काफी है। ज्यादा उतना देखने की जरूरत नहीं, खाली वही है पानी वानी ये सब ज्यादा हो जाने से फिर वो तरह तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। इधर तो उसमें बीमारी बीमारी आने लग जाएंगे, या तो वो मर ही जाएगा। तो वो चीज को देखना बहुत जरूरी होता है। हम्म। और मिक्स्ड क्रॉपिंग करेंगे तो वो भी कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि अगर हमारे साथ मिलेट्स लगे होते तो ऑब्वियसली हम ऐसे जगह पे लगाएंगे नहीं जहाँ पानी वानी जमता हो या कुछ हो। और कई सारे फसल लगे रहते तो लोगों का थोड़ा ध्यान भी रहता है, वीडिंग भी हो जाता है, जीवामृत एप्लीकेशन भी हो जाता है। तो उसमें ये सब जो थोड़े से मोट टाइप के क्रॉप्स जो बिल्कुल नेग्लेक्टेड है, उनको भी काफी मतलब केयर मिल जाता है, जिससे वो और अच्छा से परफॉर्म करते हैं। और ये सब तो राजस्थान के लिए तो, मतलब इन राजस्थान का तो स्टेट पल्स से ऐसे कुछ मैंने वो मिलना चाहिए रिकॉग्निशन मोड को, जब 98% वहीं पे हो रहा है। तो वो दूसरे स्टेट्स तो इसको इतना मतलब जानते ही नहीं है इसके बारे में। तो उसके बने हुए खाना या उसका गुण क्या है, उसके फायदे क्या है, वो सब थोड़ा प्रमोट भी कर सकते हैं। थैंक यू। माधो सिंह जी, संगीता जी, आप लोगों के कुछ सवाल है क्योंकि रिक्वेस्ट थी मोड का सेशन हो। हाँ, नहीं नहीं, मैं अब ऐसे तो मेरे को नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई मतलब क्वेरी है। ठीक है। आवाज ये आ रही है तो मेरी? पीपीटी भी हाँ हाँ। शेयर होगा, और आपके कुछ बाद में भी कुछ लगता है कि क्वेश्चन है या कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो उस समय भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, मोट के बारे में आप लोग खुद भी थोड़ा अध्ययन करें और रिसर्च करें, फील्ड रिसर्च, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फसल के बारे में उतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। हम्म, हम्म, ठीक है। सौमिक, एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगा, पिछले सेशन में जो आप इनपुट्स के बारे में बता रहे थे, हम्म। पपीते वाला और बाकी जो भी हाँ हाँ इनपुट्स, हाँ, वो मैं भेज दूँ। हाँ वो भी अगर आप शेयर कर सके ये पीपीटी के साथ ही तो हेल्पफुल रहेगा। हम्म। ठीक है। अगर किसी और के कुछ सवाल नहीं है तो हम फिर इस सेशन को यहाँ पे ही कंक्लूड कर सकते हैं। सहरुना जी, चिमाना राम जी, भुवनेश जी, लतु सिंह जी, ओम प्रकाश जी अगर नहीं है तो। हाँ, लगभग सभी आ गए हैं। और इसको अब मैं एक बार सबके साथ और शेयर भी कर देंगे, बाद में अगर कुछ होगा तो हम वापस फॉलो अप करके पूछ भी लेंगे। right। बाकी क्योंकि वाइडर ग्रुप में सौमिक भी है और बाकी हमारे किसान सभी ठीक है। भी, तो वहां पे भी हम लोग ये कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं कुछ सवाल हो तो। हाँ बिल्कुल।
ठीक है, थैंक यू सो मच सौम्य जी सेशन ओके के लिए समय निकालने के लिए। और हम वही फिर से रिक्वेस्ट करेंगे इनपुट्स वाला अगर आप शेयर कर सकें तो जी दैट वुड जी आल्सो बी हेल्पफुल। ठीक थैंक है यू ओके सो मच। ओके बाय। ओके।